हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग विद्युत धारा के बारे में। ये पेपर में 13 नंबर का आता है, एकदम स्टैंडर्ड तक जाएंगे, एकदम बेसिक से। तो इसी के साथ स्टार्ट किया जाता है। और आप लोग सभी लोग, अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो और वीडियो स्पष्ट दिख रहा हो तो आप लोग एक बार कमेंट में लिख दें शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन होते क्या है। नहीं, उसके पहले परमाणु, इसके बारे में, परमाणु के बारे में एकदम बेसिक से अगर जानना है तो इंग्लिश में बोला जाता है इसको एटम। क्या बोला जाता है? एटम। तो एटम क्या होते हैं, एटम के बारे में देख लेते हैं। तो एटम क्या होता है, यानी परमाणु। सबसे पहले देख लें कि जो रासायनिक अभिक्रिया बिना विभाजित हुए भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। उसको छोड़ें, सोडियम एक प्रकार का परमाणु है, डायरेक्ट इसको खेल लें। क्या है? सोडियम एक प्रकार का परमाणु है। ठीक, अब यहाँ से देख लेते हैं परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद एक होता है प्रोटॉन। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इसको बोला जाता है प्रोटॉन। और फिर इसमें पाया जाता है न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। अब देखते हैं यहाँ पे, जो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, और यहाँ से न्यूट्रॉन पर होता है कोनो चार्ज नहीं। ये क्या होता है? एकदम न्यूट्रल होता है, एकदम उदासीन होता है, इस पर कोनो चार्ज नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है। इसलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। परमाणु की संरचना के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। इसको माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ ऐसी संरचना दर्शाता है। कैसी संरचना? कुछ ऐसी संरचना दिखाता है। इसको बोला जाता है नाभिक, और इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर होते हैं कक्षक। क्या होते हैं? कक्षक। अब किसने दिया था, कैसे दिया था? ई केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इधर से देख लेते हैं। ये है क्या? नाभिक। ये क्या है? नाभिक। इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक ना। अभी नाभिक में 2 प्रकार के कण विराजमान रहते हैं। वो कण कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। ठीक ना। अब होता क्या है, नाभिक धनावेशित होता है। कैसा होता है? नाभिक धनावेशित होता है। धनावेशित यानी पॉजिटिविटी। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। क्यों होता है? क्यों होता है उसको भी जान लेते हैं। प्रोटॉन पर होता है धन आवेश और इस पे होता है जीरो। जीरो में धन जुड़ेगा तो कुल मिला के धन ही आएगा ना। तो अब इसके चारों ओर जो कक्षाएं, इनको बोला जाता है कक्षक। जो इसके चारों ओर है इसको क्या बोला जाता है? कक्षक। क्या होता है? कक्षक। इनके चारों ओर क्या होता है? कक्षक, यानी कोश, सेल। ठीक ना। अब यहाँ से देख लेते हैं कोशिका वाली सेल, CEEL। इसकी मीनिंग होती है SHEEL। अब यहाँ से इसको क्या बोला जाता है? कोश या कक्षक। क्या बोला जाता है? कोश या कक्षक। जैसे इसके अलग अलग नाम है। जैसे आपका नाम होगा, हो सकता है कि आपका नाम कुछ भी हो, ले लेते हैं कि आपका नाम जैसे क्या ले लें, धीरज ही है। अगर का नाम टोलू मोलू हो, ठीक ना। तो यहाँ से इसी तरह इसका भी नाम है कोश, और कुछ लोग इसको कक्षक कहते हैं, कुछ लोग इसको सेल कहते हैं। तो कुल मिला के सबका मतलब एक है। इस कोश में होता है इलेक्ट्रॉन नामक कण। अब इलेक्ट्रॉन नामक कण होता क्या है? ये चारों ओर गति करता रहता है, ये अस्थायी रह ही नहीं सकता। क्या करता रहता है? बस इसके चारों ओर, प्रोटॉन के चारों ओर गति करता रहता है। अब ध्यान से समझेंगे, ये गति करता रहता है। और ये जो नाभिक होता है, ये नाभिक में दोनों अस्थायी रूप से बैठे होते हैं। तो ये क्या करता है? गति करता रहता है, जिसके वजह से ये गति करता है। अगर कहीं आना भी जाना रहता है तो जो घूमेगा वही तो जाएगा। कहीं आना जाना रहेगा तो जो घूमेगा वही तो जाएगा। तो होता क्या है कि अगर किसी भी, देख लेते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या हो जाता है? अगर यहाँ से एकदम बेसिक से समझ लेते हैं, न्यूट्रल अवस्था में होता क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये कैसे? उदासीन अवस्था में। किसमें होता है? उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब होता क्या है, यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लेते हैं परमाणु उठाया हूं मैं पहले, सोडियम। इसमें क्या होता है? इसके परमाणु क्रमांक होता है 11, और उदासीन अवस्था में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके परमाणु क्रमांक के बराबर ही बराबर होता है प्रोटॉन के। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 11 ठो इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन? इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा। अब प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इसमें 11 ठो प्रोटॉन जोड़ोगे 0 आ जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा।
ठीक ना। अब होता क्या है, आने जाने का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा 281। अभी क्या करता है, अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, तब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है क्या कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन अपने बायकोस में बनाना, या तो 8 दे के या किसी से 7 को लेके। ये जाएगा मंगनी करने किसी से 7 को, कोई दे होगा नहीं, 7 को इलेक्ट्रॉन मांगेगा कोई देगा नहीं, कहेगा तुम ही अपना 8 त्याग के बना लो ना। गाँव में क्या देते हैं लोग, सुझाव मतलब ज़्यादा देते हैं और काम की चीज़ मांगने जाओ तो देता ही नहीं। तो 7 को इलेक्ट्रॉन मांगने घूम फिरा पूरा गाँव, इसको मिला ही नहीं, कहेंगे सभी लोग एक ही लेक्चर देते हैं, त्याग दो। ये क्या करता है, बंदा सोचता है अब हर हाल में एक इलेक्ट्रॉन त्यागना ही पड़ेगा। तो अब क्या करता है, अष्टक पूरा करने के लिए, और इसके अलावा और कुछ इसके पास है भी तो नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसके लास्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गिनती की जाए तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है 10, और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस। अब प्रोटॉन पे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोटॉन आने जाने का कार्य नहीं करेगा, प्रोटॉन जितना पहले था उतना अब भी है। अब अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कौन त्यागा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, प्रोटॉन तो उतना है, तो प्रोटॉन कितना हो गया इतना, अब इस पे होता है +11, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब देखेंगे पूरे परमाणु में ले जाके रख के देखेंगे, परमाणु में ही 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो अब देखेंगे इस पे टोटल आवेश कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। अगर -10 में +11 जोड़ेंगे तो +1 आएगा। अब वही जो +1 होता है इसके ऊपर देखने लगता है, अर्थात इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और फिर होता क्या है, और फिर होता क्या है, ध्यान से समझे। अगर मान लेते हैं क्लोरीन ले लिया, परमाणु क्रमांक 17, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 287। अब क्या करेगा, ई अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो अपना 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या एक ठो क्या करेगा, अपना 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करे। तो सीधी सी बात है, इस 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, किसी से हर हाल में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, हर हाल में 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। अब क्या करेगा, इसमें हम लोग जानते हैं न्यूट्रल अवस्था में परमाणु क्रमांक इसका है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनों भी 17, तो प्रोटॉन भी 17। किस अवस्था में, ये उदासीन अवस्था में सब है, किसमें, जब ये उदासीन है। कब है, जब ये उदासीन है, उदासीन है तो राजा आदमी है, यानी इसके पास ज़्यादा है, सीधी सी बात है, सिंगल है, उदासीन है तो राजा आदमी है, किसी से अभिक्रिया नहीं किया है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया है, तो राजा आदमी है। अब फिर करता क्या है, अष्टक पूरा करने के लिए, जब अष्टक को अपने पूरा करेगा, हेलो सोना है क्या यार, इधर ध्यान दो, कापी किताब लेके बैठो, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ये सब आगे चल के बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो फिर उसके बाद जब ई अपना क्या करता है, अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लेता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, अष्टक पूरा हो गया इसका। तो अब टोटल अब देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, -18, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। प्रोटॉनों की संख्या कितना है, +17। अब इन दोनों पे नेट आवेश देखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो इसमें कितना आ जाएगा, +1। ये आ रहा है क्या, -1 यार, घटाना जोड़ाता नहीं है, -1। फिर उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे जो यही एक ठो किसी के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ये जो माइनस होता है ऊपर दिखने लगता है, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, 1 ठो ग्रहण किए होते 1 माइनस दिखा, 2 ठो ग्रहण किए होते 2 ठो दिखता है, 3 ठो ग्रहण किए होते 3 ठो दिखता है, तो यही सब दिखने लगता है। अब यहाँ से हम इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे समझते रहे कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से धन और इलेक्ट्रॉन के आने से ऋण, यानी कुल मिला के जहाँ प्लस और माइनस मिलता है वहीं से तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होती है, जहाँ प्लस और माइनस
मिलता है वहीं से तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होती है। जहाँ प्लस और माइनस मिलता है वहीं से तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, प्लस और माइनस मिल गया। तो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई कहाँ से थी, एकदम यहीं से हुई थी, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अकेला कौन ही काफ़ी है, इलेक्ट्रॉन ही काफ़ी है। यानी यहाँ से हम लोग सबसे बेसिक से समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत इलेक्ट्रॉन से ही हुई है। अभी यहाँ पे समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहाँ से हुई, इलेक्ट्रॉन से ही हुई है, इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से ही हुई है। फिर उसके बाद अब यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन की जाने यानी सोई तो आगे की कहानी कौन बढ़ाएगा, आगे की जनरेशन को आगे कौन बढ़ाएगा, आगे की जनरेशन को आगे कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन ही बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? यदि समझ में आ रही है तो लिखिए आवेश, अगर समझ में आ रही है तो लिखिए आवेश, जल्दी लिखिए। जो नहीं लिखेगा ठंडी का समय आ रहा है, जल्दी आवेश लिखिए। जो नहीं लिखेगा ठंडी का समय आ रहा है, भगवान करे 17 दिन तक नहाए और उसको खजली हो जाए। जो नहीं लिखेगा उसको खजली हो जाए, ठंडी का मौसम आ रहा है। फटाक से लिखें आवेश। क्या लिखें, आवेश। और हमारी अगली हेडिंग होने वाली है आवेश। क्या होने वाली है, आवेश। तो आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। अब आगे आते हैं किसके बारे में, आवेश। क्या होता है, आवेश यानी इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, चार्ज। अब समझते हैं। अब होता क्या, अकेला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, विद्युत धारा पैदा कर रहा था। इसी तरह होता क्या, जब व्यक्ति अकेला है, जैसे मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ, मुझे बोल दिया जाएगा धीरज। मान लीजिए यहाँ पे और कुछ लोग खड़े हैं, उनके नामों से बोल दिया जाएगा। इसी तरह 500 लोग खड़े हैं, अब सबको जाके बोलोगे क्या, ये है, ये है, ये है, सीधी से बोलोगे ना, भीड़ खड़ी है। तो अकेले व्यक्ति को डिफाइन कर सकते हो। 1 लाख व्यक्ति खड़े हो तो उसको आसानी सबका नाम लेके नहीं बोलोगे, बोलोगे यहाँ पूरी भीड़ खड़ी है। तो होता क्या है, इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ गया, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा या तो निकलने लगा नहीं तो आने लगा। इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा, या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत से हो गए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे किसी धातु में इलेक्ट्रॉन बहुत से आके इकट्ठा हो गए, बहुत से इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो गए, बहुत से इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो गए। अब इसी तरह मैं तो दिखा रहा हूँ, इतना इसको गिन सकते हो, लेकिन मान के चलो एक चालक में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 के पावर 25, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनको क्या बोल दिया गया, संयुक्त रूप से आवेश बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, आवेश। क्या बोला गया, जल्दी 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 चिल्लाए, आवेश। क्या बोल दिया गया, आवेश यानी चार्ज। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही आवेश कहा जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको इलेक्ट्रॉन बोलो, बहुत से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे क्या बोल दो, आवेश बोल दो, ठीक ना। तो यानी आवेश की परिभाषा क्या है, इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। लेकिन किताबों में जो मूल परिभाषा होती है वो थोड़े बड़े पैमाने पे लिखी गई होती है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी आप लोगों को उसको याद कर लेना है। तो उस परिभाषा को लिख देता हूँ, और इसकी ये भी परिभाषा भी नोट करके लिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। अभी आगे चल के मैं इसको एकदम एक एक चीज प्रूव करके दूंगा। तो जैसे में इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आवेश की, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, फटाक से सभी लोग चिल्लाते रहे, किसी पदार्थ का वह गुण, इसी के साथ साथ याद कर लो यार, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, किसी पदार्थ को जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो आगे की ओर देख लेते हैं इसको। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मेरी आवाज़ इसमें देखने के लिए थोड़ा दर्द हो रहा है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बस कुछ सेकंड, प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट।
यहाँ से दर्द होने लगा। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है आवेश कहलाता है। ठीक ना, इसमें क्या करा है, ये बड़े पैमाने की परिभाषा, इसको सभी लोग याद कर लेंगे। ठीक ना, लेकिन नोट करके मैं यहीं पे लिखा रहा हूँ ट्रिपल स्टार करके कि इस परिभाषा को भी कोई गलत नहीं कर पाएगा। अभी इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, अभी मैं प्रूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आया क्या कि इसकी परिभाषा लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समूह को इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का समूह ही आवेश कहलाता है। फटाक से इधर देखें। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहेंगे। अब देख लेते हैं सबसे पहले कुछ बातें। पॉइंट नंबर 1 आवेश के बारे में, इसे Q से व्यक्त किया जाता है। Q से व्यक्त किया जाता है। Q से व्यक्त किया जाता है। इसे Q से व्यक्त किया जाता है। आगे वाली बात नहीं लिखूंगा। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक लिख देता हूं बढ़िया से। एसआई मात्रक कूलाम। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। और कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, तो सी से। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 पे आता है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। स्टेट हिंदी में क्या होता है, स्टेट कूलाम। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? नजरे इधर, हेलो हेलो, नजरे एकदम स्क्रीन पर, आई मीन व्हाइट बोर्ड पर, अपने स्क्रीन पर और हमारे व्हाइट बोर्ड पर। बात समझ में आ रही है तो देखते रहें। अब यहाँ से स्टेट कूलाम होता है और इसका अन्य मात्रक भी होता है। इसका और भी मात्रक होता है, जैसे आगे चल के मैं बताऊंगा। इसका या जैसे एमसीक्यू में आ सकता है एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका अन्य मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका और मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहाँ से इतना हो गया ना। अब देखते हैं कि ये जो परिभाषा लिखी इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं, इससे सूत्र की उत्पत्ति होती है। लोगों को लगता है कि ऐसी फालतू बातें लिख दी गई हैं। यहाँ पे मैं क्या बताया हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों के समूह को, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन कह लिए, चलिए कोई बात नहीं। बहुत से इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों का समूह हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का समूह हो गया। मान लिए बहुत से इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का समूह। और इसको क्या बोला जाता है, आवेश। क्या परिभाषा सत्य है, क्या परिभाषा सत्य है। इलेक्ट्रॉन को Q बराबर यानी ये सूत्र होता है ना, तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो E हो गया। और इसमें क्या मान लेते हैं बहुत से इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, N इंटू ही कर दिया, बहुत से इलेक्ट्रॉन। और E क्या कहलाता है, आवेश। की परिभाषा 100% सत्य है। और E का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ से सबका मतलब बताते हैं। Q मतलब बता ही दिया हूँ, Q मतलब इसे Q से व्यक्त करते हैं, यानी Q मतलब आवेश। और यहाँ से N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सूत्र हो गया ना, सभी लोग नोट करें, फिर इसके आगे बढ़ा जाए, या इसमें इससे और डिटेल से नहीं समझेंगे, क्योंकि इतना डिटेल से आगे बताऊंगा तो मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा। और हम लोगों को बोर्ड के बारे में भी पढ़ना है, बोर्ड के लिए भी पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, अब आता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा है, इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा, एक ठो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो दो ही तरीके से आएगा, तो आवेश की उत्पत्ति भी दो ही होगी। तो देखते हैं आवेश के प्रकार कितने होते हैं, ठीक ना। आवेश के प्रकार कितने होते हैं, आवेश के प्रकार कितने होते हैं।
तो आवेश के प्रकार को समझने से पहले थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? अरे यार ध्यान दो, इससे ज़्यादा तो तुम इंस्टाग्राम पे अपनी टाइम वेस्ट कर देते हो। जितना पढ़ने में, अगर जितना इंस्टाग्राम पे समय देते हो, अगर इतना समय यहाँ पे देते तो बहुत कुछ आगे निकल जाते। तो इंस्टाग्राम पे आप लोग उतना समय ना दें। हाँ, अगर आप लोगों को चलाना है तो थोड़ा सा चला सकते हैं। समय आ गया बोर्ड का पेपर और आगे तैयारियाँ भी करनी है बेसिक टू स्टैंडर्ड से, तो उसके बाद इंस्टाग्राम पे जाने का कोनो मतलब नहीं है। इंस्टाग्राम इस समय मैं कहूँ तो छोड़ ही दीजिए तो सही है। अब इंस्टाग्राम पे आप लोग जिस लिए जाते हैं उस पर एक शायरी याद आ रही है, आज्ञा हो तो बोल दूँ। इंस्टाग्राम पर ना कीजिए पिया मिलन की आस, इंस्टाग्राम पर ना कीजिए पिया मिलन की आस, अगर ढूंढोगे तुलसी को तो मिलेंगे तुलसीदास। आजकल आप लोग देखे हैं ना कि इंस्टाग्राम पे बहुत से होता क्या है, डीपी से लेकर नेम तक लड़कियों का लिख के और लड़के चैट करते रहते हैं। तो इसीलिए एक शायरी है, इंस्टाग्राम पर ना कीजिए पिया मिलन की आस, और ढूंढोगे तुलसी को तो मिलेंगे तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे अब से, इंस्टाग्राम पे जहाँ पे फालतू समय दे रहे हो, ध्यान रहे कि तुलसी है या तुलसीदास है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या बात समझ में आई? अब इसके बाद आवेश के प्रकार। तो आवेश के कितने प्रकार होते हैं? आवेश के प्रकार, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? इंस्टा इंस्टा चिल्ला रहे हैं बगलिया में, इसीलिए इंस्टाग्राम की याद आ गई है मुझे कि आप लोगों के भी थोड़ा सजेशन दे दो। इधर देखें, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक धनावेश, एक ऋणावेश। ये क्या होता है? ऋणावेश, एक धनावेश एक ऋणावेश। ऋणावेश बोले तो नेगेटिव चार्ज यार, नेगेटिव चार्ज। क्या? नेगेटिव चार्ज। इसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। अब देखते हैं होता क्या है। इसकी बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा लिखने से अच्छा है छोटी सी परिभाषा में हम लोग इसकी परिभाषा को निपटा दें, छोटी सी डिफिनेशन को समझ के इसको एकदम पूरा स्पष्ट से खत्म कर दें। तो होता क्या है, धनावेश किसे कहते हैं? हमने देखा आगे के पहले वीडियो में कहीं भी इलेक्ट्रॉन कमी हो रही थी, धनावेश आ रहा था। क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, प्रोटॉन बढ़ रहे थे। प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन तो उतने थे, इलेक्ट्रॉन कमी होने की वजह से प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी, वही दिखने लगता था। प्रोटॉन होता है धनावेशित, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, धनावेश। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ छोटी सी परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन के कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, सिर्फ लिख देता हूँ छोटी सी परिभाषा, इलेक्ट्रॉन की कमी, माइंड मैप इसको बोलते हैं। इतने में समझ में आ जाएगा, यानी परिभाषा लिखना होगा। धनावेश कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, ठीक ना। तो सीधे से माइंड मैप याद करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे कमी वहाँ पे धनावेश। जयकारा लगाओ फटाक से, सभी लोग जयकारा लगाए फटाक से। इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश। बात समझ में आ रही है क्या? अब यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब पूरी डिफिनेशन लिखने से अच्छा है दोस्तों कितने में समझ लिया जाए। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी, ऋणावेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे वहाँ पे ऋणावेश, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे वहाँ पे ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग जानते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ज़्यादा कहीं पे अगर निगेटिविटी हो जाती है तो सीधी सी बात है ऋण में जाओगे, यानी निगेटिविटी बढ़ेगी यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। निगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा यानी निगेटिविटी बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है ऋण में तो जाओगे ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश, बात पल्ले पड़ रही है क्या? और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश। बस यही था। उदाहरण दे दिया जाए, क्या उदाहरण दे दिया जाए? अगर आप लोग उदाहरण चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उदाहरण बहुत तगड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा उदाहरण लिखते हैं जिससे हम लोग को एकदम समझ में आ जाए। धनावेश, धन आवेश होता क्या है, जहाँ पे भी धन आवेश होगा सीधी बात है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे सोडियम है, ये क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यहाँ बनाया Na प्लस प्लस ये इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक, mg है। हाँ दोस्तों, इन्हीं सबसे इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति होती है, ध्यान दें। जैसे Fe होता है लोहा, लोहा में कैसे इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, अभी बता रहा हूँ, उन सब का भी एग्जांपल ले लिया जाए। mg, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो mg डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हो रहा क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो धनावेश, तो इलेक्ट्रॉन की कमी त्याग रहा है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है, तो धनावेश। जैसे में यही लोहे हम देखते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी उसी में उत्पन्न होती है। Fe मतलब लोहा यानी आयरन, ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये बनाया Fe प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, बना ना। तब इसमें क्या करेगा, विद्युत चालन होगा। क्या सही है। कॉपर ले लेते हैं, कॉपर का तार, ठीक ना। कॉपर क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से हुआ क्या, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, धनावेशित हो गया। तो यही होता है कि यही सब होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता करते हैं, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती रहती है। इसमें ले लेते हैं, जैसे में नाइट्रोजन, ये क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कुछ भी ग्रहण करते रहेगा, ये मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बनाया Na पे 3 माइनस, यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इन इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इसमें बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश। क्लोरीन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, तो यहाँ पे हो गया Cl नेगेटिव, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश। देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे ऋणावेश कैसे उत्पन्न हो रहा है, सुन रहा है ना तू, क्या लिख रहा हूं मैं, मतलब देख रहा है ना तू। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए क्या, आगे बढ़ा जाए क्या, आगे बढ़ा जाए। जो नहीं लिख रहा है, जो नहीं लिख रहा है उसको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। आप इसको माइंड मैप में बना लें, एकदम माइंड मैप कर ले, एग्जाम्पल नहीं भी लिखोगे चलेगा यार। अब आते हैं, यहाँ जिससे आवेश खत्म होता है, हम लोग कोई धड़ाक से आगे बढ़ते हैं, धड़ाक से धड़ाक से। क्या बात समझ में आ रही है, यदि आ रही है तो लिख दें SMJ, समझ में आ रही है, SMJ, समझ में, SMA लिखना, SMA, समझ में आया। क्या बात समझ में आ रहा है, तो आप लोग फटाक से इसको स्पैम कर दें, SMA की जड़ी लगा दें। अगर आप लोगों को बात समझ में आ रही थी, SMA। क्या बात क्लियर है, यदि क्लियर है तो अब जिसका आप लोगों को इंतजार था, ये सब बेसिक थे, एकदम बेसिक टू स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एकदम बेसिक से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे विद्युत धारा, आगे की ओर विद्युत धारा एकदम डिटेल से आप लोग समझेंगे, तो इसी तरह जुड़े रहें, जाने की कोशिश करेंगे। हाँ नहीं आपकी है, अरे यार थोड़ा 2 मिनट और पढ़ लो, आ जाओ, तुमको विद्युत धारा के एकदम फील दिला दूं, एकदम फील। फिर इसके बाद आता है क्या, आवेश जैसे पढ़ते हैं उसके बाद आ जाता है क्या, आवेश के बाद क्या आ जाता है, सॉरी पॉइंट नंबर 2 है, आवेश के बाद आता है विद्युत धारा, क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट, क्या आता है, विद्युत, चैप्टर का नाम ही विद्युत धारा, क्या आता है, इंग्लिश बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे, यानी विद्युत धारा। ध्यान से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से समझेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है। थोड़ा सा मैं अपनी आवाज़ों को फील लेता रहूं, तो विद्युत धारा के बारे में समझते हैं। विद्युत धारा होता क्या है, अरे यार जाने दो, इसको उठा लेते हैं। विद्युत धारा, लोग बोलते हैं आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ले लेता हूँ, फिर उसके बाद एकदम डिटेल से सोच समझाता हूँ। किसी समय में प्रवाहित, किसी समय में आवेश प्रवाह की दर को, किसी समय में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, जल्दी बोलो, इसी तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ एकदम इसी तरह बोलना, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अपने इस तरह अगर चुपचाप बैठे हो तो सीधी सी बात है, नींद आएगी। विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, विद्युत धारा कहते हैं। फटाक से चिल्लाते रहो यार,
आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। छोटी सी परिभाषा नहीं याद है, डू यू नो? तो इसकी इंग्लिश में परिभाषा धारा कैसे कहते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं धारा क्या होती है, व्हाट इज धारा, फिर बाद में विद्युत धारा। धारा एनीथिंग दैट फ्लो इज कॉल्ड करंट, मतलब कोई भी चीज अगर प्रवाहित होती हो उसे क्या बोलेंगे, धारा। एनीथिंग कैन फ्लो इज कॉल्ड करंट। तो कोई भी चीज प्रवाहित हो रही, कोई भी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा धारा बहुत तेज, पानी की धारा बहुत तेज है, यानी पानी बहुत तेजी से प्रवाहित हो रहा है। तो कोई भी चीज अगर बहती हो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। जैसे करंट भी बहती है, धारा क्या होती है, करंट भी बहती है, ठीक ना, करंट भी बहती है। बात समझ में आ रही है क्या? अब होता क्या है, कोई भी चीज अगर बहने लगे, अगर बह रही है तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। जैसे में पानी बह रहा है, विद्युत धारा, खून बह रहा है, खून की धारा, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे बहुत सी चीजें। तो कोई भी चीज जब बहने लगे तो उसे हम लोग बोलेंगे कि धारा। जैसे अगर कोई चीज कंटिन्यू बोलने लगता है तो ऐसे बोलता है कि धारा प्रवाह बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो धारा का मतलब होता है एकदम बहना, एकदम कंटिन्यू लगे रहना। तो ये होता है क्या है, किसी समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि कोई भी चीज बहेगी, धारा, आवेश प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा। अगर कोई जल्दी नहीं, फिर से समझते हैं, कोई भी चीज प्रवाहित होगी तो धारा, कोई भी चीज अगर प्रवाहित होगी तो धारा, अगर आवेश प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा। यहाँ पे एक चीज क्या लग गया है, आवेश, क्या लग गया, आवेश। तो अगर आवेश बनने लगेगा तो इसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। बात समझ में आ रही है क्या? तो आगे की ओर बढ़ते हैं विद्युत धारा में। तो समझते हैं विद्युत धारा होती क्या है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन अकेला है तो इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। बहुत से इलेक्ट्रॉन है, अगर बहुत से इलेक्ट्रॉन है, अगर बहुत से इलेक्ट्रॉन है, अगर बहुत से इलेक्ट्रॉन है, जब तक हो नहीं जाता तब चिल्लाते रहो यार। अगर बहुत से इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? बता चुका हूँ यार। अगर देखो दे, एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, बहुत से आवेश है तो आवेश। और यही जब सब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा धड़ से ऐसे भागने लगे, इधर उधर गति करने लगे, क्या करें, इसको पकड़ लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर गति करने लगे, ये इधर उधर गति करने लगे, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ही जब गति करने लगते हैं तो इसको बोला जाता है विद्युत धारा। यानी जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पानी रुका हुआ है, अगर थोड़ा सा पानी है तो इलेक्ट्रॉन, जैसे फील करा रहा हूँ, थोड़ा सा पानी है इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा पानी है तो उन इलेक्ट्रॉनों को समूह बोलेंगे। अब वही पानी एक नाली में बहने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। वही पानी नाली में बहने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। बात समझ में आ रही है? अब देख लेते हैं यहाँ से परिभाषा क्या होती है। किसी समय में प्रवाहित विद्युत धारा को, अरे सॉरी, आवेश को, किसी समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से सूत्र क्या निकल के आता है, किसी समय में। सबसे पहले देख लेते हैं इसको व्यक्त किससे किया जाता है। इसे आई से व्यक्त किया जाता है, या स्मॉल आई से व्यक्त किया जाता है। व्यक्त बोले तो एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त, ठीक ना। और इसका मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक पे भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। मात्रक बोले तो एसआई, मतलब एसआई मात्रक। एसआई मात्रक इसका होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, पूरा नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या नाम था, आंद्रे मेरी एम्पियर। उन्हीं के रिस्पेक्ट में ये मात्रक बन गया एम्पियर। अब फिर उसके बाद या इसका और भी मात्रक होता है दोस्तों, ये होता है कूलाम प्रति सेकेंड। क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड, हिंदी में लिख देते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। सेकेंड 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 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से इसकी बीमा लिख लेते हैं। इसकी बीमा ये होती है, इसकी बीमा ये होती है, ये क्या है, बीमा। वो बैंक वाला बीमा नहीं दोस्तों, बीमा होती है फिजिक्स में। अब देखो देख, तो इसकी बीमा क्या होती है, ए। अब यहाँ से इसको किस से प्रदर्शित करते हैं, मान लेते हैं, माना किसी समय में, माना समय टी में प्रवाहित आवेश क्यू है, तब उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा कितना आ जाएगी, आई बराबर क्यू अपान टी। आई बराबर क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी। ये सूत्र निकल के आता है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आई बराबर क्यू अपान टी। अब यहाँ से सूत्र निकाल सकते हैं क्या, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा क्यू बराबर आई इंटू क्यू बराबर आई टी, और यहाँ से आई बराबर क्यू अपान टी। बात पल्ले पड़ रही है क्या? यहाँ से विद्युत धारा की कहानी खत्म, बस इतना नहीं तो धारा ही थी यार।
बस इसी को नहीं समझ पा रहे थे। आज किसी समय में आवेश प्रवाह इधर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसकी विमा ये होती है, फील दिला दिया यार दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तब क्या बोलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन जब गति करने लगते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है। तार में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन उसमें करंट नहीं होता है, हमेशा करंट नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉनों को एक बल मिलता है, आगे चल के विद्युत क्षेत्र वगैरह पढ़ाया जाएगा तो उसमें पता चलेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। उन बल लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो उसी इलेक्ट्रॉनों की गति को क्या बोला दिया जाता है, विद्युत धारा। आप किसी तरह से जो तार लिए हैं, अगर उस तार के इलेक्ट्रॉनों की किसी तरीके से गतिमान करा दें, किसी भी तरीके से, मान लेते हैं कि आप ऐसे से चला रहे हैं, उसी वजह से इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा तो उसमें विद्युत धारा बहने लगेगी। ठीक, बात समझ में आ रही है क्या? इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा के बाद आता है किसके बारे में? विद्युत धारा के बाद आता है, विद्युत धारा के बाद आता है क्या? जल्दी कमेंट करते रहे यार, खाए डर रहे हो, कमेंट करो। कमेंट क्या कमेंट करो, कमेंट करने जैसा कुछ बताया का नहीं जी। इतना देर से का चिल्ला रहा हूँ मैं, इतना देर से का चिल्ला रहा हूँ। तो आते हैं फिर इसके बाद ये वाली हेडिंग जो है, इस हेडिंग को समझ लेते हैं। कान में दर्द हो रहा है यार, लीड को अपनी आवाज़ को सुनने की वजह से बाहर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। अब बाहर डिस्टर्बेंस है इसलिए मैं क्या कर लिया हूँ, लीड लगा लिया हूँ कान में। मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है इस माइक के माध्यम से, देखो तो मेरा प्लेट लगी है ना, इसी वजह से मेरी आवाज़ मुझे ही सुनाई देगी। मैं अपनी आवाज़ को सुन रहा हूँ और अपने सुन को अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, आई मीन पढ़ भी रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ने वाले अब किसके बारे में? अब एकदम अच्छे से इसी तरह आप लोग बने रहे, क्योंकि अब इसके बाद वाला जो आने वाला है थोड़ा सा और नॉर्मल होगा। कठिन थोड़ा होने दूंगा यार, काहे टेंशन ले रहा हूँ। डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर, डोंट फियर। फिर इसके बाद आता है क्या? विभव। क्या आता है? विभव, भाव भाव, अतिदेव भाव, भाव इसको बोला जाता है इंग्लिश में वोल्टेज। क्या बोला जाता है? वोल्टेज। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वोल्टेज। देखो इसकी परिभाषा होती क्या है, पहले समझा लो परिभाषा लिखो। पहले परिभाषा लिख दिया जाता है दोस्तों, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश, धनावेश को, ये 8 सूत्र नहीं गया जी, ये अनंत होता है। एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। अब सुनो ध्यान से, अनंत को मैं काहे बोला हूँ कि उल्टा सूद गया, 8 जो है सो गया। ये जानते ही हो ऐसी ऐसी कल्पनाएं कहाँ से आती हैं, और ऐसी ऐसी कल्पनाएं कौन करते हैं? खलिया जो घर में बैठा होता है। ऐसे मैं बता रहा था तब तक एक लड़की पूछ रही है, सर जी ये 8 को नींद क्यों आ गई? मैं बोला मतलब ये 8 सोया क्यों है? हम बोले 8 सोया होया नहीं, करे देखिए ये 8 है और ऐसे लेट गया, ये बन गया। हम कहे नहीं जी, इसको बोला जाता है अनंत। क्या बोला जाता है? अनंत। बात समझ में आ रही है? जानते ही हो लड़कियां बहुत तेजी से होती हैं और उनका दिमाग भी बहुत तेज काम करता है। झूठा लोग गांव में बवाल और शहरों में बवाल फैलाएं कि लड़कियों का दिमाग, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, लड़कियों का दिमाग सबको पता है हाँ होता है, आगे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक ना? अरे यार कमेंट आप लोग कर देंगे कि कहाँ होता है, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें बात की बातें हैं।
असली बात है किसी के मुंह पे नहीं बोली जाती है, बुरा लग जाए, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। देखिए ध्यान से इधर, कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्तों, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। एक कोई आवेश है और इसके अगर कोई आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र है। ये कोई आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र है। और एकांक धनावेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को मैं इसमें ले जाने वाला हूँ। तो यहाँ से जब ले जाता हूँ, सॉरी, ये क्या है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसको ले जाने में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। अगर किसी आवेश को ले जाता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं ये आवेश का Q1 मान लेता हूँ, यहाँ पे Q2 आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाता हूँ तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, जिसको ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये अनंत से आ रहा है, सॉरी, ये कहाँ से आ रहा है, अनंत से, बहुत दूर से, बहुत दूर से, ठीक ना। यहाँ पे मान लेते हैं कोई आवेश है और इतना दूर से लाया जा रहा है, इसको लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, ये विद्युत क्षेत्र वहां से यहाँ तक लाने के लिए, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, वहां से यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको कुछ ऐसे तरीके से दर्शाया जाता है। एक मान लेते हैं यहाँ पे आवेश है Q1 और यहाँ पर आवेश है Q2 और यहाँ से एकांक धन परीक्षण आवेश को लाया जा रहा है, एकांक धन परीक्षण आवेश को लाया जा रहा है। तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा और मान लेते हैं कार्य W करना पड़ेगा। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। तो इसको लिख लेते हैं कुछ पॉइंट इसके बारे में। इसको V से व्यक्त किया जाता है, V से व्यक्त, V से व्यक्त करते हैं। नंबर टू इसे V से व्यक्त किया जाता है। समझ में आ रही है क्या? अबे इधर ध्यान दो, पढ़ लो दोस्तों, आ जाओ। इसे भी से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक बोले तो SI मात्रक, मैं हमेशा SI ही बताऊंगा। क्या होता है, वोल्टेज होता है। क्या होता है, वोल्टेज, चिल्लाओ एक बार, वोल्टेज, चिल्लाओ एक बार, वोल्टेज चाचा, या जूल प्रति कलाम नहीं, गुलाम होता है, जूल प्रति गुलाम होता है, ठीक है। कलाम साहब कुछ बोलना है, कलाम साहब जी के बारे में। इसे भी से व्यक्त किया जाता है। V बराबर क्या होता है, जो लाने में किया गया कार्य W होता है और अपान Q, जिसको ला रहे हो। तो V बराबर क्या होता है, W अपान Q, और इसका मात्रक बोले तो वोल्टेज। यहाँ तक फटाक से, एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना है, किधर खड़ा हो जाओ, स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ये क्या हो गया, विद्युत विभव। विद्युत विभव यहाँ तक हो गया। फिर विद्युत विभव के बाद आता है क्या, विद्युत विभव के बाद आता है विद्युत विभवांतर। क्या आता है, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर एकदम सेम इसी के सिमिलर ही होता है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है इससे। जैसे विद्युत विभव है उसी प्रकार से विद्युत विभवांतर ही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। अब होता क्या है, इसमें विद्युत विभव में हम लोगों ने क्या किया कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को ला रहे थे। कहाँ से ला रहे थे, अनंत से। अब इसको कहाँ से लाएंगे, विद्युत विभवांतर में। विद्युत विभवांतर में अब क्या है, हेडिंग विद्युत विभवांतर। क्या है, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भैया संभाल लेना जी, अंग्रेजी कुछ गड़बड़ हो रहा है का नहीं, इधर आ जाओ। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसमें क्या हो रहा था, तो अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ला रहे थे। इसमें क्या है, एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से, लिख दूं क्या जी पूरा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसमें लिख लेते हैं इसको, इसे थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसे किया जाता है, बात बल्ले पड़ रही है क्या। इसे डेल्टा वी से व्यक्त किया जाता है और डेल्टा वी बराबर होता है V2 माइनस V1। बात समझ में आ रही है। और नंबर 2 मात्रक, और मात्रक बोले तो कौन सा, SI जो वोल्टेज का होता है। लिख दो जो वोल्टेज का होता है, या वोल्टेज ही लिख दो, वोल्टेज, ठीक ना, वोल्टेज होता है या जूल प्रति कूलम, ठीक ना। यहाँ से ये हो गया। आगे वाले पॉइंट बीमा भी लिख सकते हैं लेकिन ना ही, बीमा नहीं लिखेंगे। आ जाओ, फिर उसके बाद यहाँ से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर, अब कार्य तो करना पड़ ही रहा है, और किसके लिए, आवेश को लाने के लिए, डेल्टा बी बराबर ई, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का वोल्टेज, इसका मात्रक भी क्या हो गया, वोल्टेज, यानी वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज। अरे यार कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। अब देखो ध्यान से, इसमें होता क्या है, सवाल लगाते वक्त जब कहीं पे 1 वोल्ट के बारे में दिया होगा और दूसरे वोल्ट की चर्चा कर रहा होगा, कि अगर कहीं सवाल में पहला वोल्ट दिया है, दूसरे के वोल्ट की चर्चा कर रहा है, धड़ाक से यहाँ पे भाग के आना, धड़ाक से किसके पास भाग जाना, इसके पास। अब देखो दे ये क्या होता है, डेल्टा बी बराबर V2 माइनस V1 बराबर W/Q, W/Q, V2 माइनस V1 बराबर W/Q, V2 माइनस V1 बराबर W/Q। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या। चलो फटाक से इसको स्पैम करो और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा बोर्ड का पेपर आ गया और हम लोग को एकदम अच्छे से तैयारियां करनी चाहिए। क्या आप लोग समझ रहे हैं, एकदम सीरियस, बी सीरियस, सभी लोग एकदम सीरियस हो जाए और सीरियसली एकदम बैठे, क्योंकि आ गया बोर्ड का पेपर। अभी आप तुम लोग सोच रहे हो कि कब स्टार्ट किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, ये सब क्या है, नोट कर ही नहीं रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो। अब फिर उसके बाद पेपर के टाइम में सोच रहे हो कैसी तैयारी की जाए। तैयारी सोचा जाता है पहले से, कुछ ना कुछ डेली तैयार करते रहो। जब डेली तैयार करते रहोगे तो होगा क्या है, एक दिन तुम्हारा कुछ ना कुछ तैयार होगा। अब कुछ तैयारी नहीं की हो, सोचोगे होता क्या है कि जब किसी नए क्लास में हम लोग जाते हैं, जब नए क्लास में जाते वक्त, जब नए क्लास में जाते हैं तो उस समय शुरू में जोश बहुत ज़्यादा होता है, नई किताबें होती हैं, नए लेसन पढ़ने के मिलते हैं, तो फिर उसका जोश होता है कि इस बार अच्छे से तैयारी करेंगे। सबके मन में आता है कि शुरू में इस बार अच्छे से तैयारी करेंगे, लेकिन होता क्या है कि आगे चलते चलते फिर उसके बाद सोचते हैं कि अभी समय है हमारे पास, फिर उसी तरह चलने लगते हैं कि फिर सोचते हैं अभी समय है हमारे पास, 1 महीना बीता, समय हमारे पास, फिर धीरे धीरे 2 महीना बीता, हमको लगता है समय हमारे पास, इसी तरह कब 6 महीना बीत गया पता नहीं चलता है, फिर 6 महीने के बाद अरे आधा साल तो बीत गया, सोचते हैं आधा साल बीत गया, अब खुद तैयारी करेंगे, अब सोचेंगे थोड़ा अच्छे से प्लान बनाएंगे 1 साल का, 6 महीने में, 6 महीने तैयारी करना है। फिर उसके बाद ये होगा कि अभी तो 6 महीना है, अभी तो 6 महीना है। फिर उसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे वो 2 महीना बचा, 4 महीना, फिर 4 महीने बाद टेंशन होता है यार बोर्ड का पेपर आ गया, फिर उसी में कुछ काम पड़ता है, 1 महीना वैसे निकल गए, ऐसे में त्यौहार वगैरह है, इसी में सोचते हैं कि अब पढ़ेंगे, ऐसे में पूरा साल निकल जाता है, स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाता है। तो यही है कहने का मतलब कि अभी से तो कम से कम पढ़ लो, और पढ़ोगे तभी आगे पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, तुम सोच रहे होगे कि ऐसे क्या कर दिया जाए कि पेपर में कैसो न कैसो काम चल ही जाएगा। पेपर में काम चल जाएगा यहाँ पे बोर्ड में, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में नहीं चलेगा। और भारत में देख रहा हो ना क्या दयनीय स्थिति है, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, फॉर्म आ रहे हैं 1 लाख तो भर रहे 50 लाख लोग, 70,000 फॉर्म आ रहा है तो भर रहे हैं 50 लाख लोग, 70 लाख लोग। तो सोचो कंपटीशन की क्या हालत है। यहाँ जीतेगा वही जो सबसे आगे निकलेगा, यहाँ जीतेगा वही जो सबसे आगे निकलेगा। यहाँ से सबसे पहले स्टूडेंट को एक फार्मूला तो उनको हमेशा याद होना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए। जिंदगी का फार्मूला है WRT फार्मूला। फार्मूला क्या है, WRT फार्मूला, WRT फार्मूला। इसको ध्यान से समझे, स्किप करने की कोशिश ना करें इस वीडियो को, अगर कर रहे हैं तो आपकी ही आनी है। WRT फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ये तुम्हारी जिंदगी में हर जगह काम आएगा।
ठीक ना, कोई भी काम करोगे सफल हो जाओगे अगर WRT के अनुसार पहुंचते हो तो। WRT है क्या, बता देते हैं। डब्लू, फिर उसके बाद R, फिर T। अब इसका मतलब क्या है, W से होता है वाइजली, W मतलब वाइजली, और फिर उसके बाद R मतलब राइटली, R मतलब राइटली, और T मतलब टाइमली। अब देखो वाइजली मतलब होता है क्या, बुद्धि के साथ, वाइजली मतलब बुद्धि के साथ, और देखो दे राइटली मतलब ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, और फिर उसके बाद क्या था, टाइमली यानी समय के साथ, टाइमली मतलब समय के साथ। देखो दे वाइजली मतलब बुद्धि के साथ, कोई भी प्लान बनाना है सबसे पहले उसमें दिमाग लगाओ कि कैसे क्या करना है, कितने दिन में करना है, ये सब पूरी प्लानिंग कर ले, यानी एकदम तगड़े में एकदम बुद्धि लगाओ, यानी दिमाग लगाओ उसमें, सोचो विचारो। फिर मतलब ये हो गया वाइजली, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले डब्लू यानी वाइजली यानी बुद्धि के साथ उसमें दिमाग लगाओ, सोचो विचारो, फिर कुछ करो। आर मतलब है राइटली, कोई भी काम करो ईमानदारी से करो, ये नहीं कि प्लान बना लिए कि लाइब्रेरी जाके पढ़ेंगे और 17-17 घंटा पढ़ेंगे, 16-16 घंटा पढ़ेंगे, और तुम वहां पे गए और घर वालों को तो लग रहा है कि बंदा सुबह से निकला है शाम तक, और तुम वहां पे जा रहे हो किताब की वजह मोबाइल फोन वीडियो देखे जा रहे हो, वीडियो देखे जा रहे हो, फिर उसके बाद पता चला 15 घंटा निकल गया, तो उसमें देख रहे हो 2 घंटा में कि मतलब पढ़ाई कैसे की जाए, मोटिवेशन कैसे आए, मोटिवेशन घंटा आएगा। मोटिवेशन आता है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से, मोटिवेशन से बहुत आगे बढ़ के बहुत आगे लेवल पर क्या है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट इन देयर इन एवरी लाइफ। इंग्लिश में कुछ गलती हो सकती है। फिर उसके बाद होता है टाइम यानी समय के साथ। अब होता क्या है, टाइम यानी समय के साथ। सोचो बोर्ड का एग्जाम बीत गया, तुम्हारा एग्जाम बीत गया, उसके बाद तैयारी करने का कोनो मतलब है नहीं है, तैयारी करो मतलब है, लेकिन उस समय तुमको बोर्ड एग्जाम फोड़ना था और उसके बाद तुम पढ़ रहे हो कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब बताओ तुम बोर्ड में फेल हो गए, फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं कर रहे, अब तुम पढ़ रहे हो विद्युत धारा किसे कहते हैं, कोई उतना मायने नहीं रखेगा। बोर्ड के टाइम पे पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये WRT फार्मूला, और देखो दे WRT फार्मूला जिसको नहीं पता है इसको नोट करो और चार्ट पे एकदम लिखो, वाइजली राइटली टाइमली, जहां से जागो वहीं से सवेरा। अब देखो अब तुम सोच रहे हो ये समझा रहा है, इसके बारे में बता रहा है, नहीं समझ रहे हो ना, अगर तुम देखो दे ध्यान से देखो, अगर तुम वीकनेस है, तुम्हारे अंदर क्या है, वीकनेस है, क्या है, ध्यान दे लेना, थोड़ा सा अंग्रेजी में दिक्कत हो सकती है। तुम्हारे अंदर अगर वीकनेस है, वीकनेस मतलब कमजोरी, यानी तुमको पता है कि ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, क्या है, कमजोर, ठीक ना, यानी तुम्हारे अंदर वीकनेस यानी कमजोरी है किसी भी चैप्टर को लेकर, प्लस तुम उसमें से क्या हो, विकेटनेस हो, विकेटनेस, विकेटनेस यानी विकेटनेस मतलब ध्रुत आदमी, ध्रुत आदमी हो, विकेटनेस मतलब ध्रुत आदमी। अब तो इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू गेम ओवर, गेम ओवर होने के लिए बस यही चाहिए होता है, तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। कहने का मतलब ही है पहले से तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट में चाहे किसी भी चीज में अगर तुम कमजोर हो, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, ध्रुत आदमी, तुम उसको तैयार करने के लिए रेडी ही नहीं हो, तुम आगे बढ़ना चाहते ही नहीं हो, फिर उसके बाद सोच रहे हो कि ऐसे नहीं वैसे होगा, उसमें हीरो बन रहे हो। तो यहाँ से वीकनेस प्लस विकेटनेस इज इक्वल टू गेम ओवर, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का गेम ओवर हो जाता है, जिसके अंदर वीकनेस है यानी कमजोरी किसी चीज को लेके, और उसके बाद काबिल बन रहा है यानी ध्रुत बन रहा है, तो गेम ओवर हो जाएगा तुरंत। इसीलिए क्या करना चाहिए कि अगर तुमको लग रहा है कि हमारे अंदर वीकनेस है तो आई विकेटनेस को हटा दो, बचे रहोगे, गेम ओवर नहीं होगा। उसमें क्या करो, यहाँ तुमको लग रहा है कि वीकनेस है तो तुरंत यहाँ पे WRT फार्मूला पे जाओ और आगे बढ़ो, ये नहीं कि वीकनेस और उसके बाद तुम बन रहे हो नवाब, तो गेम ओवर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें वोल्टेज हो चुका है, आप लोग ध्यान दें यार, समय बहुत कम है, तुमको लग रहा है कि समय 1 साल का है, 6 महीने का है, 4 महीने का है, 3 महीने का है, 2 महीने का है, इतने दिन में पढ़ देंगे, इतना इंटेलिजेंट है, बोर्ड में पास ही हो जाना है, बोर्ड के बाद पढ़ेंगे नहीं। बोर्ड के बाद हो सकता है कि कोई सोच रहा हो कि मेरे पास 6 महीना है, 4 महीना है, 3 महीना है, 2 महीना है, अभी पढ़ लेते हैं, अभी कैसे भी पास कर जाए, अगले बार से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं। हो सकता है 2 महीने पहले से तैयारी करोगे, 2 महीने का जो पहले से तैयारी करोगे, 2 महीने का ज़्यादा समझ में तो आएगा, जहाँ से हो वहीं से स्टार्ट करो।
अगर नहीं चल पा रहे हो तो रेंगो, और चल रहे हो तो दौड़ो, और दौड़ो तो सिकंदर बनो, आगे निकलो, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। कहने का मतलब लोगों को लगता है कि रियल लाइफ में पढ़ाई का कोनो यूज नहीं है, पढ़ाई का बहुत यूज है। बस देखो तो जो यहाँ पे पढ़ाई में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता यहाँ पे डेवलप होती है, वो रियल लाइफ में इसी तरह क्षमताएं बनती हैं, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। अगर यहाँ पे अगर किसी चीज़ को जैसे तुम दिमाग को यूज कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग आगे बढ़ेगा। पढ़ाई को इतना डिफिकल्ट इसलिए बनाया गया है, डिफिकल्ट नहीं बनाया गया मतलब कहने का मतलब ये कि पढ़ाई में इतना कठिन कठिन चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं, जैसे आगे चल के पढ़ोगे उससे होता क्या है कि मतलब दिमाग डेवलप करता है। दिमाग डेवलप करता है तो किसी भी लाइफ के किसी भी क्षेत्र में जाओगे, अगर तुम्हारा दिमाग डेवलप है तो तुम आगे निकलोगे, और दिमाग डेवलप नहीं है इसी तरह रह जाओगे। ठीक, तो कहने का मतलब है हमारा मेन मकसद क्या है, दिमाग डेवलप होना चाहिए, हम क्षेत्र के किसी भी फील्ड में उतर जाए, किसी भी फील्ड में उतर जाए, सफलता हासिल होगी यार, इस बात को मानो। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब आगे वाला क्या होता है। ओम का नियम आता है। क्या आता है? ओम का नियम। इसको लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IMP, ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैशटैग बाबा, ये अगर आप लोगों को याद हो जाएगा तो लिखना है हैशटैग बाबा। बाबा कौन है जी? ओम। तो यहाँ पे आ गया ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ओम का नियम यानी इंग्लिश बोला जाता है लॉ ऑफ ओम्स। सॉरी 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 ओम्स लॉ। क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ। नहीं लिखते अंग्रेजी, अंग्रेजी यार अंग्रेजियों के लिए है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। देखो दे, इसीलिए मैं अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, मुझे अंग्रेजी आती है। ठीक है ना? इधर देखें, ओम का नियम। लोगों को लग रहा होगा कि मैं अंग्रेजी नहीं लिख पाया इसलिए मिटा दिया, नहीं जी, अंग्रेजों की अंग्रेजी है। ओके, आगे बढ़ो। ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? जब भौतिक अवस्थाएं नियत हैं, जब भौतिक अवस्था है, जब भौतिक अवस्था या राशियां लिख लो, जब भौतिक राशियां नियत हो, तो जब भौतिक अवस्थाएं नियत हो, क्या हो? नियत यानी कांस्टेंट। बोले तो जैसे में यहाँ पे कोष्टक में लिख लेते हैं, ताप हो गया, दाब हो गया, चालक पदार्थ की प्रकृति हो गई, ताप दाब आदि लिख देते हैं। ठीक है? ये सब जब नियत रहे, ताप हो गया, दाब हो गया, सब जब नियत रहे, तो देखो देख, किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी यहां से कामा इन्वर्टेड कामा में लिखना है, किसी परिपथ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी परिपथ में, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी परिपथ में प्रवाहित, किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा, किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच, उसके सिरों के बीच, चालक तार के सिरों के बीच, यहां पे लिख देते हैं चालक तार के सिरों के बीच, चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर के, उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमा, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो दे, कहने का मतलब क्या था, मान लेते हैं एक कोनो प्रतिरोध वगैरह है, इसमें प्रतिरोध आगे चल के बताया जाएगा क्या होता है, ठीक ना? और इसी में बल्लभ बल्लभ जोड़ दो, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप मीटर लगा दो, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो विभव मापने के लिए,
ठीक ना। अब फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लगा दो स्विच, यहाँ पे ये हो गए बैटरी। अब धारा प्लस से निकलती है माइनस कर जाती है, यहाँ पे धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है आई, और यहाँ पे प्लस माइनस ये हो गया विभव। तो एक सिरा है प्लस एक सिरा है माइनस, तो ओम के नियम के अनुसार, ठीक ना, तो ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई उस चालक तार है, तार है, चालक तार के सिरों के बीच, चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से कोनो जल्दी नहीं है। किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I उस चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इस कहानी से कवि क्या कहना चाहता है, इस कहानी से कवि का यह आशय है कि इसमें उत्पन्न विभवांतर V इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, इसमें उत्पन्न विभवांतर V इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को बोला जाता है आर, क्या है नियतांक, क्या है नियतांक, आर क्या है नियतांक, और इसी को बोला जाता है प्रतिरोध, क्या बोला जाता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध जब आएगा तो आगे चल के बताएंगे, आर मतलब प्रतिरोध, ये कांस्टेंट आता है, ओम का नियम यह है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है क्या? ये क्या लिख रहा हूँ जी, IIT लिखने जा रहा था। वेरी 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 इम्पोर्टेंट है जी, ठीक ना। अब देखो इसमें से बताने वाला क्या था, देखो ध्यान से, क्या होता है इसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है, इस किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। यहाँ से क्या आ जाता है तो V बराबर I R। इस सूत्र को एकदम रिमेम्बर करके रखते हैं, इसको इस पे सवाल आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। जैसे दबदबा था दबदबा है, दबदबा ही रहेगा, उसी तरह आता था आता है आता ही रहेगा। बात पल्ले पड़ रही है क्या? इसको मिटा दिया जाए तो सभी लोगों को, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इधर थोड़ा खड़ा हो जाऊँ, स्क्रीनशॉट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ा जाए, क्या आगे बढ़ा जाए, फिर अब समझ लेते हैं। यहाँ पे एक आ गया प्रकट आर, ये क्या है यार, डू यू नो ये क्या है आर? तुम समझ पा रहे हो क्या यार? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ओह, आर को समझने के लिए आप लोग थोड़ा अपने अड़ोस पड़ोस वालों को याद करें, आप लोगों को आर तुरंत समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं यार? आप लोग याद करें आर को, अरे सॉरी अपने अड़ोसी पड़ोस को, आप लोगों को आर तुरंत समझ में आ जाएगा। आर यार याद करने की चीजें नहीं है, अपने अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को याद कर लें। होता क्या है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में प्रतिरोध। थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी आ जाते हैं, थोड़ा फोन आ गया था घर से, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा फोन आ गया था घर से, थोड़ा फोन है, थोड़ा मैनेज कर लिया जाता है। आगे बढ़ा जाए, क्या आगे बढ़ा जाए? देख रहा है ना तू, लग नहीं रहा है माइक। प्रतिरोध इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस, क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस, इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक ना। अब प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध मतलब अड़ोसी पड़ोसी, मतलब ऐसे लोग जो रुकावट करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। क्या आप लोगों के भी गाँव घरों में ऐसा ही होता है?
इसलिए मैं कह रहा था अड़ोस पड़ोस लोग याद करें। सबके अड़ोसी पड़ोसी शायद ऐसे नहीं होते होंगे, लेकिन जैसे मैं अपने पर्सनल फील करवाना चाह रहा था। इधर देखें, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध मतलब रुकावट पैदा करने वाला, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। तो यहाँ पे किसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहेगा? धारा को। धारा ही तो दौड़ रही है। तो देखो दे, आगे जो बढ़ेगा उसे तुम लोग पीछे करने के लिए प्रतिरोध लगाते हैं। तो देखो दे, धारा के बीच रुकावट पैदा करने वाले पदार्थ को प्रतिरोध बोला जाता है। धारा के प्रवाह के धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट, मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले पदार्थ को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब होता क्या है, धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करने वाले को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है, प्रतिरोध, इसको आर से व्यक्त किया जाता है। आर से व्यक्त किया जाता है, इससे आर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आर से व्यक्त। और नंबर 2 मात्रक। आर का मात्रक। आई होप एंड बिलीव, सॉरी सही साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। आर का जो मात्रक होता है, मात्रक लिखा हूं, आर का जो मात्रक होता है ये होता है ओम। क्या होता है? ओम। सुबह में सभी लोग मेडिटेशन करते हैं ना, होता है ओम। शेषनाग के फन पे ये जो ऐसा होता है इसे बोला जाता है ओम। ठीक ना, तो क्या होता है, धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। इसका असली काम क्या है? धारा को आगे न बढ़ने देना। अब होता क्या है, प्रतिरोधों को 2 क्रम में संयोजित किया जाता है। मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, इसको यहीं पे रोकते हैं और अगला वीडियो आएगा इसके आगे से, प्रतिरोध के आगे से। तो चलते हैं, ओके बाय बाय टाटा। इसी तरह पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।